सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई दोस्त जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो आप उससे भी इस चैनल को शेयर कीजिए। और बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर का जो पीडीएफ नोट्स होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीडीएफ नोट्स, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बच्चों बता दूँ कि मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया है, वो हम इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर बच्चों हमारा होने जा रहा है, ये जो चैप्टर हमारा होने जा रहा है, वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में होने जा रहा है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो मैंने इंग्लिश के लिए इस चैप्टर पे पूरा वीडियो बना के रखा है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा संसाधन होता है, वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, जिसे इंग्लिश में हम रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। वहीं पे दूसरा होता है हमारा अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, जिसे हम इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि हमारा जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, वो होता क्या है? यानी कि हमारा जो रिन्यूएबल सोर्स है, वो हमारा क्या होता है? तो देखिए, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन है जो हमारे प्राकृतिक में असीमित मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जिसका कोई सीमित नहीं हो। यानी कि हमारा जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, वो असीमित मात्रा में पाया जाता है, और हम उसका कितना भी उपयोग क्यों ना कर ले, वो हमारा खत्म होने वाला नहीं है। तो देखिए, यहीं पे तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, ये स्रोत प्राकृतिक में असीमित मात्रा में मौजूद है। तो देखिए, वही है, ये ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में पाया जाता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, सूर्य का किरण जो है हमारा, वो क्या है? वो हमारा रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि नवीकरणीय पदार्थ है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। इसका हम कितना भी उपयोग क्यों ना कर ले, वो हमारा खत्म होने वाला नहीं है। वहीं पे हमारा जो वायु है, यानी कि हवा भी हमारा क्या है? हवा भी हमारा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि हवा का हम कितना भी उपयोग क्यों ना कर ले, वो हवा हमारा खत्म होने वाला नहीं है। तो चलिए, अब हम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। तो देखिए, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो देखिए, ये ऐसा संसाधन है जो हमारे प्राकृतिक में सीमित मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो ये कुछ दिन बाद क्या होंगे? कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएँगे। तो देखिए, वही है, हम हमारा लिखा हुआ, प्राकृतिक में इन संसाधनों की मात्रा सीमित है और ये अत्यधिक मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका उपयोग अत्यधिक करेंगे, यानी कि हद से ज़्यादा अगर हम इसका उपयोग करेंगे, तो क्या होगा? ये जो संसाधन है, वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है वन, यानी कि हमारा जो जंगल है, वो हमारा क्या है? वो कुछ ही क्षेत्र में सीमित है। अगर हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। वहीं पे हमारा जो कोयला है, कोयला भी हमारा सीमित मात्रा में पाया जाता है। अगर हम कोयला का ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो हमारा कोयला खत्म हो जाएगा। वहीं पे हमारा पेट्रोलियम भी है, खनिज भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो देखिए, ये जो भी संसाधन है, वो क्या है? वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम इनका उपयोग ज़्यादा करेंगे, तो वो खत्म हो जाएँगे। और ये जो चैप्टर है हमारा बच्चों, ये पूरा हमारा कोयला पे है, पेट्रोलियम पे है और प्राकृतिक गैस पे है। ये तीनों पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो देखिए, पहले के ज़माने में जो भी हमारा जीव-जंतु थे, उनका मरना तो तय था। तो वो हमारे जो भी जीव-जंतु थे, वो हमारे जीव-जंतु मर गए, और जो भी हमारा जीव-जंतु मरे थे, वो हमारा कहाँ दफ़न होते हैं? वो हमारा मिट्टी के अंदर दफ़न हो जाते हैं, और मिट्टी के अंदर दफ़न होने के बहुत दिन बाद वो हमारा जीव-जंतु किसमें बन गए? वो हमारा जीव-जंतु जीवाश्म ईंधन में बन गए। यानी कि जो भी हमारे मिट्टी के अंदर जो हमारे जीव-जंतु मरे थे, वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए? वो हमारा फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। और जो हमारा कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और जो भी प्राकृतिक गैस होता है, वो हमारा क्या है? वो भी हमारा एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो भी हमारे प्राचीन काल में जीवों की मृत अवशेष थी, उनसे वो हमारा ईंधन बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम पढ़ लेते हैं कोयला के बारे में, यानी कि हमारा जो कोयला होता है, वो हमारा कोयला क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे हम है, हमारा कोयला एक कठोर, काला दहनशील खनिज है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो देखिए, कोयला जो है हमारा एक कठोर ठोस पदार्थ है, और वो हमारा काला दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ मतलब क्या? जो पदार्थ हमारा जल सकता है, वो है। यानी कि दहनशील वैसा पदार्थ होता है जो जल सकता है।
और हमारा जो कोयला है वो मुख्य रूप से कार्बन से बना है। लेकिन हमारा जो कोयला है उसमें कुछ और भी रसायन पाया जाता है। तो देखिए क्या-क्या पाया जाता है? तो देखिए उसमें हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ? कोयला का निर्माण। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा कोयला था वो हमारा क्या था? कोयला हमारा एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन था। यानी कि वो किससे बना है? जो भी हमारे प्राचीन काल में जीव-जंतु की मृत्यु हो गए, उन्हीं के अवशेष से बना है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो नोट्स है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ल है, लाखों साल पहले जंगलों पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए थे और उनका ऑक्सीजन के साथ कोई संपर्क न होने के कारण लाखों वर्ष में ज़बरदस्त दबाव और गर्मी के कारण आखिरकार ये कोयला में तब्दील हो गए। तो देखिए, जो भी हमारा जंगल था, वो पृथ्वी के अंदर क्या हो गया? वो हमारा दफ़न हो गया और वहाँ पे उनको दफ़न होने के कारण वो तो मिट्टी के अंदर दफ़न हो गए, मिट्टी में के अंदर दफ़न होने के कारण उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और वो जो है हम उन पे बहुत ही ज़्यादा दबाव बना, यानी कि दबाव पड़ा और वो गर्म के कारण किसमें कन्वर्ट हो गए? वो हमारा कोयले में बन गए। कोयला के प्रकार में के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कोयला जो है हमारा वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा पीट, दूसरा होता है हमारा लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है हमारा एंथ्रासाइट। तो चलिए, अब ये जो भी कोयला के प्रकार हैं, उनको हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले पीट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पीट जो है हमारा, यह कोयले के निर्माण की पहली अवस्था है। यानी कि जो भी हमारा कोयला बनता है उसकी क्या है, ये पहली अवस्था है। अब हम देख लेते हैं कि पीट में कितना प्रतिशत हमारा कार्बन पाया जाता है। तो देखिए पीट में हमारा 40 से 45% से भी कम मात्रा में हमारा कार्बन पाया जाता है और ये जो पीट है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोयला है। यानी कि इस कोयला को अगर हम जलाते हैं, तो हमें ऊष्मा कम मिलती है और धुआँ हमें ज़्यादा मिलता है। यानी कि ये जो हमारा पीट है, वो क्या करता है, पीट हमारा जहरीली धुआँ छोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि में से अत्यधिक हानिकारक है। तो देखिए, यह हानिकारक क्यों है? क्योंकि ये हमारा ऊष्मा कम और धुआँ ज़्यादा देता है। तो देखिए, अब हम लिग्नाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, लिग्नाइट जो है हमारा वो पीट से अच्छा कोयला है। तो देखिए, जो हमारा लिग्नाइट होता है वो भूरे रंग का होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। तो देखिए, ये जो हमारा लिग्नाइट है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम देख लेते हैं कि लिग्नाइट में हमारा कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है। तो देखिए, लिग्नाइट में हमारा कार्बन की मात्रा 40 से 55% लिग्नाइट में हमारा कार्बन की मात्रा पाया जाता है। यानी कि पीट कोयला से ज़्यादा हमारा लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बिटुमिनस कोयला के बारे में। तो चलिए अब हम बिटुमिनस कोयला के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इस कोयला को अच्छी गुणवत्ता है, यानी कि यह जो कोयला है वो अच्छी गुणवत्ता वाली कोयला इसको हम मानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है। तो देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 80% पाया जाता है। तो देखिए, इस कोयला में हमारा 40 से 80% कार्बन पाया जाता है। यानी कि जो हमारा बिटुमिनस कोयला है, वो हमारा किससे अच्छा है? वो हमारा लिग्नाइट से भी अच्छा है वो हमारा पीट कोयला से भी अच्छा है और ये जो है हमारा यह एक ठोस अस्वादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरी रंग की होती है। तो देखिए, ये जो हमारा बिटुमिनस कोयला है वो क्या है? कोयला हमारा एक प्रकार का चट्टान ही होता है और वो जो है हमारा ये काली और भूरी रंग की होती है। अब देखिए, इस कोयला का हम उपयोग भी करते हैं, यानी कि इस कोयला का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, पहले के ज़माने में जो हमारा स्टीम इंजन होता था वो एक प्रकार का रेलगाड़ी था, तो उसमें जो भी उसके इंजन में उसका जो इंजन था वो इसी कोयला से चलता था। तो देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं एंथ्रासाइट कोयला के बारे में। तो देखिए, ये जो कोयला है, ये कोयला हमारा सबसे अच्छा है। यानी कि ये जो कोयला है हमारा वो पीट से भी अच्छा है, लिग्नाइट से भी अच्छा है और बिटुमिनस से भी अच्छा है। तो क्यों? तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो कोयला है, यह सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। क्योंकि इसमें तो देखिए, ये जो कोयला है इसमें 80 से 90% यानी कि 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। यानी कि ये जो कोयला है वो बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करेगी अगर हम इसको जलाएँगे तो। तो देखिए, यह जो कोयला है वो मजबूत होता है, साथ ही साथ चमकदार काला होता है। इसका उपयोग हम घरों तो देखिए, ये जो हमारा कोयला है इसका उपयोग हम अपने घरों वगैरह में भी करते हैं और जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है, उनमें भी हम इस कोयला का उपयोग करते हैं। जान लेते हैं कोयले का भंजक आचमन। तो देखिए बच्चों, हमारा जो कोयला होता है वो एक अकेला पदार्थ नहीं होता है। हमारा जो कोयला होता है वो बहुत सारा पदार्थ का मिश्रण है। यानी कि अगर हम कोयला को कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से गुजारते हैं तो वो हमें तरह-तरह के अलग-अलग पदार्थ दे देता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कोयले का भंजक आसवन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम कोयला को हवा की अनुपस्थिति में अगर हम उसको
गरम करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कोयले का भंजक आसवन। तो देखिए, जब हम कोयला को बिना हवा के गरम करते हैं, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में गरम करते हैं, तो वो हमें क्या-क्या देता है? तो देखिए बच्चों, तो वो हमें देता है कोक देता है, फिर कोल तार देता है और कोल गैस देता है। तो यहाँ पे देखिए, कोक हमारा क्या होता है? तो देखिए, कोक जो है हमारा, वो एक क्या रहता है? ठोस पदार्थ रहता है। वहीं पे हमारा जो कोल तार रहता है, वो क्या रहता है? वो हमारा एक तरल पदार्थ रहता है। वहीं पे कोल गैस रहता है, वो एक गैसीय पदार्थ रहता है। तो चलिए, अब हम इन सब के बारे में अलग-अलग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोक के बारे में। तो देखिए, कोक जो है हमारा, कोक में हमारा 98% कार्बन पाया जाता है। तो देखिए, कोक जो है हमारा, वो कोक को हम कोयला से अच्छा ईंधन मानते हैं। क्यों? क्योंकि कोक में 98% कार्बन पाया जाता है और ये जो है कोक हमारा जलने पर कोयला से ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है। अब देखिए, कोक जो है हमारा, वो छिद्रपूर्ण होता है और कोयले का शुद्धतम रूप है और यह एक अच्छा ईंधन है और बिना धुएँ का जलता है। तो देखिए, कोक जो है हमारा, वो सेम टू सेम कोक हमारा कोयले की तरह दिखने में लगता है और कोयला जो हमारा कोक रहता है, वो छिद्रपूर्ण होता है, यानी कि उसमें छिद्र रहता है और वो जो है हमारा, वो कोयले का क्या है, वो शुद्धतम रूप है और ये जो कोक है हमारा, वो बहुत ही अच्छा ईंधन है, यानी कि वो हमारा कोयला से ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है और ये जो हमारा कोक जब जलता है, तो वो धुआँ प्रदान नहीं करता है। तो देखिए, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कोक का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, अब हम इसका उपयोग नल गैस और उत्पादक गैस जैसे ईंधन बनाने में भी किया जाता है। तो देखिए, जो भी हमारा जल गैस होता है और भी जो भी गैस कुछ-कुछ गैस होते हैं, उनका उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए, अब हम कोल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अब हम कोल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कोल गैस जो है हमारा, वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। तो देखिए, कोक जो है हमारा, वो हाइड्रोजन से बना है, मीथेन से बना है और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। अब देखिए, कोक का भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ऊष्मीय मान रहता है, यानी कि अगर हम कोक को भी जलाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि कोक का उपयोग हम कब किए थे। तो देखिए, कोक का उपयोग सबसे पहले हम 1950 में मुंबई के घरों, कारखानों और सड़कों पर रोकने के लिए किया गया था। तो देखिए, कोक का इस्तेमाल हम सबसे पहले मुंबई में किए थे। अब देखिए, अब हम इसका एक और उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग पहले ठंडा करने के लिए भी किया जाता था। तो देखिए, कोक का उपयोग हम कोई कोई चीज़ को ठंडा करने के लिए भी करते थे। तो चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे है हमारा कोल तार। तो देखिए, कोल तार क्या है? तो देखिए, कोल तार एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तो तरल। तो देखिए, कोल तार हमारा क्या है? कोल तार जो है हमारा, वो तरल पदार्थ है और देखिए, कोल तार भी हमारा एक अकेला पदार्थ नहीं है। तो देखिए, कोल तार भी हमारा विभिन्न कार्बन यौगिक का मिश्रण है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि कोल तार में क्या-क्या पाया जाता है। तो देखिए, बेंजीन हो गया हमारा, फिनेल हो गया और एनिलीन हो गया। ये जो भी चीज़ है हमारा, वो कोल तार में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कोल तार से जो भी चीज़ होता है, जो भी पदार्थ बनता है, वो क्या-क्या बनता है। तो देखिए, हमारा जो विस्फोटक हो गया, पेंट हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ड्रग्स, यानी कि जो भी दवाइयाँ होती हैं और कीटनाशकों। तो ये जो भी चीज़ है हमारा, वो किनसे बनता है? जो कोल तार में जो भी रसायन पाया जाता है, उनसे बनता है। अब देखिए, पहले के ज़माने में कोल तार का जो हमारा सड़क का सबसे ऊपरी भाग जो काला वाला होता था, उसमें भी उसको भी उसमें बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल जो है हमारा बिटुमीन, वहाँ उसकी जगह पे उपयोग होता है। तो चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हमारा पेट्रोलियम। तो अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पेट्रोलियम है, वो हमारा किससे बना है? पेट्रोलियम हमारा 2 शब्द से बना है। तो देखिए, पेट्रोलियम हमारा पेट्रो से बना है और हमारा ओलियम, OLEUM। तो देखिए, पेट्रो का मतलब क्या होता है? तो देखिए बच्चों, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब क्या होता है? तेल। तो देखिए, पेट्रोलियम क्या है? तो देखिए, पेट्रोलियम जो है हमारा 2 चट्टान के बीच में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो बना के दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा एक चट्टान है और ये हमारा दूसरा चट्टान है। तो जो हमारा पेट्रोलियम है, वो इन दोनों चट्टान के बीच में पाया जाता है। तो देखिए, इसीलिए हम पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिला रस बोलते हैं। यानी कि शिला मतलब होता है चट्टान और रस मतलब कि जो भी द्रव्य दोनों शिला यानी कि जो भी चट्टान के बीच में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा, इसका नाम लैटिन शब्द पेट्रा, जिसका मतलब होता है चट्टान, और ओलियम जिसका अर्थ होता है तेल। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम चट्टानी तेल भी बोलते हैं। तो चलिए, अब हम पेट्रोलियम को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पेट्रोलियम है, वो बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। अब हम जान लेते हैं कि इसका ये क्यों उपयोगी पदार्थ है। तो देखिए, इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। तो देखिए, पेट्रोलियम का जो भी चीज़ है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हमारे जीवन में बहुत ऐसे सामग्री है जो हमारा पेट्रोलियम से होता है, यानी कि दैनिक जीवन में हमारा पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि इसका निर्माण। तो देखिए,
पेट्रोलियम का निर्माण टेम सेम टू सेम हमारा कोयला की तरह ही हुआ है। यानी कि जो भी हमारे प्राचीन काल में जो भी हमारे जीव-जंतु थे, उनके मरे हुए अवशेष से हमें क्या मिलता है? वो हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा जो भी हमारा प्राकृतिक रूप में पेट्रोलियम पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शीला रस बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम उसे क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। और ये जो है हमारा क्रूड ऑयल, वो क्या होता है? वो हमारे काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। यानी कि ये जो है हमारा पेट्रोलियम क्या है? वो एक काले रंग का गाढ़ा द्रव है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि अगर हम पेट्रोलियम को कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से गुजारते हैं तो वो हमें क्या मिलता है। तो देखिए, अगर हम कोई भी पेट्रोलियम को रासायनिक अभिक्रिया से गुजारते हैं तो हमें केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलता है, वैसलीन मिलता है, चारकोल मिलता है और लुब्रिकेंट तेल होता है। तो चलिए, अब ये जो भी पेट्रोल का जो भी ये जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी कि पेट्रोल से जो भी हमें पदार्थ मिलता है, उनको अब हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि पेट्रोल हमारा बना कैसे? तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा पेट्रोलियम है, वो हमारा किससे बना? वो हमारा सेम टू सेम कोयले के जैसा ही बना है। तो देखिए, अब हम पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा पेट्रोलियम गैस। तो देखिए, हमारे जो घर में एलपीजी गैस होता है, वो हमारा क्या है? वो हमारा पेट्रोलियम गैस है। तो देखिए, एलपीजी को हम क्या बोलते हैं? आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि अगर हम कोई भी पेट्रोलियम गैस रहता है, उसको हम बहुत सारे दबाव में एक जगह भर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने में हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पेट्रोल। तो देखिए, पेट्रोल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, हमारी जो गाड़ियाँ रहती है, वो हमारा किससे चलती है? वो हमारा पेट्रोल से चलती है। वहीं पे अब हम देख लेते हैं मिट्टी तेल। तो देखिए, मिट्टी का जो तेल है वो भी हमारा हमारा क्या है? वो भी हमारा पेट्रोलीय पदार्थ है, यानी कि वो भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो देखिए, मिट्टी का तेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, कोई भी चीज़ को अगर जलाना होता है तो हम उस पे मिट्टी का तेल छिड़क के हम उसको जलाते हैं। और पहले के ज़माना में ये जो यहाँ पे आप फ़ोटो देख रहे थे, लालटेन में हम क्या रखते थे? मिट्टी का तेल रखते थे जिससे हमको रोशनी मिलता था। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं डीज़ल। तो देखिए, डीज़ल का भी उपयोग हम कहाँ करते हैं? डीज़ल का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, या यानी कि जो भी हमारा वाहन होती है उसको चलाने के लिए ईंधन का उपयोग होता है, और उस ईंधन में हमारा एक डीज़ल भी है। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं लुब्रिकेटिंग तेल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो मशीन का पार्ट होता है, अगर हम उसको कुछ दिन बाद तक छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? उस पे जंग लग लग जाता है। यानी कि अगर फिर भी अगर हम किसी मशीन के पार्ट को, अंग को अगर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो क्या होता है? उसका जो सतह होता है, वो रूखा-रूखा हो जाता है। तो उसी सतह को चिकना करने के लिए हम एक तेल का उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? लुब्रिकेटिंग तेल। तो देखिए बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि आपका जो साइकिल का जो चैन होता है, उसको अगर आप थोड़ा दिन के लिए अगर आप घर के बाहर यानी कि हवा में छोड़ दीजिएगा, तो उसका जो साइकिल का चैन होता है, उस पे जंग लग जाता है, और उसका जो साइकिल का चैन का सतह होता है, वो रूखा-रूखा हो जाता है। तो उसी को हम चिकना बनाने के लिए ये जो है हमारा यहाँ यहाँ पे ये जो तेल है, इसी का हम उपयोग करते हैं। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब है हमारा पैराफ़िन मोम। तो देखिए बच्चों, जो हमारा मोमबत्ती होता है, ये जो मोमबत्ती है या वैसलीन, ये जो भी चीज़ है वो हमारा कहाँ से आता है? ये हमारा पेट्रोलियम से ही आता है। तो देखिए, ये जो हमारा पैराफ़िन मोम है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, इसका हम उपयोग मोमबत्ती बनाने में करते हैं। पॉलिश, जो हमारा जूता को चमकाने वाला जो पॉलिश होता है, वो भी हम हमारा किससे बनता है? वो भी हमारा पैराफ़िन मोम से बनता है, और पैराफ़िन मोम क्या है? वो भी एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो देखिए, प्राकृतिक गैस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक गैस कैसे बनता है? तो देखिए, प्राकृतिक गैस जो है हमारा, वो सेम टू सेम कोयला और पेट्रोलियम के जैसे ही बनता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा चेंज है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस जो है हमारा, जो भी हमारे समुद्र के छोटे-छोटे पौधे थे या जानवर थे, उनसे बना है। यानी कि जो भी छोटे-छोटे पौधे थे और जो जानवर हैं, वो मरने के बाद क्या हुआ? वो हमारा पृथ्वी के नीचे दब गए, और दबने के बाद वो हमारा किसमें मतलब कि बदल गए? वो हमारा प्राकृतिक गैस में बदल गए। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक गैस होता क्या है? तो देखिए, प्राकृतिक गैस में हमारा मीथेन पाया जाता है, और थोड़ी-सी मात्रा में इथेन और प्रोपेन पाया जाता है। तो देखिए, हमारा जो प्राकृतिक गैस है, वो किस-किस से बना है? वो हमारा मीथेन से बना है। मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर हमारा इथेन और प्रोपेन, और थोड़ा-सा ब्यूटेन भी पाया जाता है। तो देखिए, आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। ये एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं, ये जो हमारा प्राकृतिक गैस में है, इसमें 95% क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, यानी कि 95% मीथेन पाया जाता है। अब देखिए, अब
अब हम देख लेते हैं प्राकृतिक गैस का उपयोग। तो देखिए ह अभी हमारे सरकार ने हमारी भारतीय सरकार ने क्या किया है, हमारी भारतीय सरकार ने एक स्पेशल टाइप के कार पे अपना फ़ोकस दिया है, जिसको हम सीएनजी से चलने वाली कार बोलते हैं। तो देखिए सीएनजी से चलने वाली जो भी कार होती है, वो हमारा प्राकृतिक गैस से ही चलती है। सीएनजी का फुल फ़ॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब होता है सीएनजी में प्राकृतिक गैस। तो वो जो हमारा कार होती है, वो सीएनजी से चलती है और ये जो कार है हमारा, वो मतलब कि ईंधन है, जलने के बाद जो भी जहरीली धुआँ होती है, वो नहीं छोड़ती है। ये जो हमारा गैस है, वो एक शुद्ध गैस है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा पेट्रो रसायन। तो देखिए पेट्रो रसायन जो है हमारा वो 2 शब्द से बना है। पेट्रो और जो रसायन, और इसको हम इंग्लिश में पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो देखिए पेट्रो रसायन क्या हुआ? वो रसायन जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पेट्रो रसायन बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो कृत्रिम रेशा होता है, तो देखिए कृत्रिम रेशा पे मैंने एक चैप्टर बनाया है, आप वहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। और ये जो कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चों अगर आपने नहीं देखा है, तो हमारे चैप्टर पे हम हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि पेट्रोकेमिकल क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो कृत्रिम रेशा होता है, चाहे वो नायलॉन हो जाए या जो भी है, वो हमारा किससे बना है? वो हमारा पेट्रोलियम से ही बना है, यानी कि पेट्रो रसायन से बना है। और जो हमारा प्लास्टिक होता है, रबर होता है, दवाइयाँ होता है और कीटनाशक, ये भी हमारा किससे बना है? ये भी हमारा पेट्रो रसायन से बना है। तो चलिए, अब हम इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम कर लेते हैं। और बच्चों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर रहा है, तो आप उससे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए, हमारा जो पेट्रोलियम है वो है, कोक भी है, कोयला भी है, लेकिन हमारा जो चारकोल है वो हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन कौन-सा कोयला में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा कार्बन हमारा एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे कम कार्बन कौन-सा कोयला में पाया जाता है? तो देखिए पीट जो है हमारा, इसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है, सॉरी कार्बन पाया जाता है। अब देखिए, अब बच्चों हमारा है कि प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो देखिए प्राकृतिक गैस में हमारा सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए प्राकृतिक गैस में जो बच्चों हमारा मीथेन है वो 95% पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो पेट्रोलियम है ये हमारा, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा क्वेश्चन, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म होता है बच्चों हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ये जो है एक प्रकार का प्राकृतिक गैस है। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा कोयला में कार्बन के साथ-साथ और कौन-कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो देखिए, कोयला में जो है हमारा मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला में हमारा मुख्यतः बच्चों कार्बन पाया जाता है, लेकिन थोड़ी-सी मात्रा में और भी कुछ यौगिक पाए जाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन भी है हमारा, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, यानी कि इनमें से सभी। अब आगे है बच्चों हमारा कोयला और कोक में सबसे ज़्यादा ऊष्मा कौन पैदा करता है? तो देखिए बच्चों, कोक जो है हमारा वो क्या है? वो हमारा कोयला का शुद्धतम मान है, यानी कि भाग है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चों है हमारा कोल गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए बच्चों, कोल गैस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है और ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पे बच्चों मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बना के रखा है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और